नमस्कार। चुनावी दंगल में बरेली से मैं अनुराग मुस्कान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने कहा, हम बरेली में हैं। बरेली मशहूर है सुरमे के लिए। अगर यहां की तासीर सुरमे की बात करूं मैं, तो आंख में लगाइए, आंखों से आंसू झरने लगते हैं। लेकिन बरेली की कानून व्यवस्था या यहां के विकास की अगर बात की जाए, तो आंखों से आंसू गिराने के लिए बरेली वालों को सुरमे की जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर हर राजनीतिक पार्टी का यहां झुमका गिरा तो है, मिलेगा किसे? आइए इसकी पड़ताल करते हैं। सबसे पहले अपने गेस्ट से इंट्रोडक्शन करा दूं मैं। बरेली की जनता भी हमारे साथ, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए आपकी तालियों के साथ। चुनावी दंगल की शुरुआत हमारे साथ समाजवादी पार्टी से डॉक्टर अनिल शर्मा हैं, आप प्रदेश सचिव हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं अनिल शर्मा जी आपका। बीएसपी से नसीम अहमद साहब हमारे साथ हैं, प्रत्याशी हैं आप, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा बीजेपी से श्याम बिहारी जी हैं, आप प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है श्याम बिहारी जी। कांग्रेस से हमारे साथ चारू मेहरोत्रा हैं, चारू जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, सबसे पहले मैं समाजवादी पार्टी से बात करना चाहूंगा। सर, आपके भगवत शरण गंगवार साहब को आना था, उन्होंने कंफर्मेशन भी दे दी थी। अब सवाल यह है कि ऐसे कार्यक्रमों में जहां जनता से 1 to 1 करने का मौका मिलता है, अगर वो ऐसे ही कार्यक्रमों में नहीं आएंगे तो सरकार कैसे आएगी आपकी? माननीय भगवत जी की आज कई मीटिंग लगी हुई थी, पूर्व निर्धारित प्रोग्राम था, मैं भी उसमें शामिल था और उन्हीं के उस पर मैं यहाँ आया हूँ। आप आगे निकल गए उनसे, मतलब वो नहीं पहुंच पाए, आप पहुंच गए? अगर पूर्व निर्धारित प्रोग्राम लगा होगा तो मुझे ये जानकारी नहीं कि आप लोगों की कब बात हुई थी। नहीं, उनका कंफर्मेशन था, इसीलिए मैं कह रहा हूं ये भी उनके पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में से एक था। खैर, दुर्भाग्य है, पता नहीं किसका, वो इस कार्यक्रम में नहीं है। मुझे ये बताएं कि समाजवादी पार्टी में जो झगड़ा चल रहा है, इससे आपकी पार्टी को फायदा होने वाला है या नुकसान? देखिए, कोई इतना बड़ा झगड़ा नहीं है, बात रिश्तों की पिता और पुत्र की भी है। आप पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर आ गए, आप कह रहे हैं कि आज आप देखेंगे भी, और बहुत सारे कुछ ऐसा है, माननीय मुख्यमंत्री की कुछ ऐसी नीतियां हैं कि एक हद तक कंप्रोमाइज होता है, बाद में फिर कहीं ना कहीं प्रदेश का, आज वो मुख्यमंत्री भी प्रदेश के हैं। हाँ। उन्हें प्रदेश के बारे में भी सोचना है। हाँ। और कुछ साजिश करता है, उन लोगों से भी सचेत रहना है। तो मैं समझता हूं वो विकास के नाम पे चलेंगे और नेताजी का, पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता सम्मान करता है, वो करता रहेगा। चलिए, चारू जी से मैं बात करना चाहूंगा। चारू जी, सवाल यह है कि ना तो प्रदेश में कांग्रेस का कोई जनाधार बड़े सालों से है, और बरेली में तो खैर एक भी सीट आपके पास नहीं है। राहुल गांधी ने कल कहा कि यूपी चुनाव में मजा आ जाएगा। कैसे मजा आएगा? देखिए, यूपी चुनाव में मजा इसलिए आएगा जब बड़ी बड़ी पार्टियां आपस में लड़ती हैं, तो कांग्रेस बहुत समय से बाहर है, तो आपने कहावत सुनी होगी जी, दो लोगों की लड़ाई में तीसरे को फायदा होता है। तो मतलब आपका फायदा दो की लड़ाई में ही है, आपका अपना कुछ नहीं है? नहीं, हमारा क्यों नहीं है आधार? हमारा, देखिए, जुमलेबाजी की बात अलग है, लेकिन हमारा भी इसमें फायदा होगा। और इसलिए कि इस समय जो वोटर है वो भी कंफ्यूज है, उसे नहीं मालूम कि हमें कौन सी पार्टी में जाना है। और अभी तक उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है उसमें जो भी रहा हो, अगर केंद्र की सरकार की बात करें जो वर्तमान में है, तो उनका भी कोई जनाधार खास उत्तर प्रदेश में नहीं रहा, और दो पार्टियां जो रीजनल पार्टीज के नाम से जानी जाती हैं, उन्हीं का आधार रहा। तो आप केवल कांग्रेस को इस बात के लिए नहीं कह सकते। और मेरा ये मानना है कि जो वोटर इधर उधर गए हैं, भटके हैं, वो इस साल वापस जरूर आएंगे, और आप कांग्रेस को देखिएगा कि उनका जनाधार भी बढ़ेगा और उनकी सीटें भी बढ़ेंगी। चलिए, राहुल गांधी छुट्टी मनाने जाते हैं, बड़ी मुश्किल से वापस आते हैं, आपकी उम्मीद है वोटर वापस मनाने आएगा। की बात तो यह है कि वो अपने पैसों से जाते हैं, सरकार के पैसों से छुट्टी मनाने नहीं जाते कि काम का बहाना बनाकर जाएं। बिल्कुल, जनता को कोई हक नहीं है, वो अपने पैसों से छुट्टी मनाने जा रहे हैं, तो पूछने का कि वो वापस कब आएंगे। श्याम बिहारी जी, अभी चारू जी ने कहा कि उम्मीद इन्हें यह है कि झगड़े में फायदा कांग्रेस का होगा, वोटर कांग्रेस का वापस आएगा, जबकि उम्मीद बीजेपी को ज्यादा है कि समाजवादी पार्टी में जो झगड़ा चल रहा है उससे अगर सबसे पहला सबसे बड़ा फायदा किसी को है तो वो आपकी पार्टी को है। अगर फायदे की उम्मीद ये कर रही है तो फिर आपके हाथ क्या आएगा? भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता बहुत ही जोश और होश के साथ काम करने में लगा हुआ है, और उम्मीद ये है कि पिछले 70 साल का रिकॉर्ड जो बताता है उसमें साफ है कि इस देश का दलित, शोषित, पीड़ित, उसने लगातार जो है जो भी बुराइयां हो सकती हैं उनको झेला है। और रही बात झगड़े की, वो भी पूरी जनता देख रही है कि जो लोग अपने घर का झगड़ा नहीं सुलटा सकते हैं वो सरकार बनाने की उम्मीद कर रहे हैं फिर से, और जो पीछे किया है वो भी पूरी जनता जानती है। झगड़ा तो वैसे आपके घर भी है मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर। हमारे यहाँ झगड़ा नहीं है, हमारे यहाँ लोकतंत्र की कवायद है, हमारे यहाँ लोकतंत्र को परिपक्व करने की कवायद है। और जब
मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बैठेगी, वो चेहरा देगी। हमारा हर पार्टी का हर नेता वो चेहरा है, और हम कोई वंश की पार्टी नहीं है, कोई उन बहुत बड़े लोगों की पार्टी नहीं है जो एक ही चेहरे को अपने परिवार को लाती है। हम गरीब, दलित, शोषित लोगों को आगे बढ़ाते हैं, और उसी क्रम में आगे भी आप देखेंगे हम ही लोगों में से कोई चेहरा वहां पर हाजिर होगा। अगर गरीब, दलित, शोषित को बीजेपी आगे बढ़ाती है तो बीएसपी क्या करती है सर? आपका क्रेडिट भी इन्होंने ले लिया। साथियों, सभी को नमस्कार। मैं अपने साथी भारतीय जनता पार्टी वालों को बहुत बहुत इस बात के लिए शुक्रिया अदा कर रहा हूं कि कम से कम उन्हें याद आई तो इलेक्शन में याद आई। जो महापुरुष थे हमारे, जितने भी दलित समाज के, शोषित समाज के, पूरे उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ, अगर उनको किसी ने सम्मान देने का काम किया तो बहन कुमारी मायावती ने दिया। चाहे वो पार्क बना के दिया, चाहे उनके नाम पे बड़े बड़े स्मारक बना के दिए, और उनके नाम से गरीबों की, खास तरीके से महिलाओं में जो महामाया योजना है, और जो दलित वर्ग के लिए उन्होंने छात्रवृत्ति दी। वो तो ठीक है सर, लेकिन दोपहर में बरेली की जनता के साथ था मैं, आपके यहाँ जो मशहूर लस्सी वाले हैं उनके पास, वहां पर तो लोग कह रहे थे कि 3 सीटें बरेली से बीएसपी की हैं, वो भी इस बार नहीं रहने वाली। देखिए, जो आप बात कर रहे हैं, ताली बजा के यहाँ लोगों ने मोहर भी लगा दी इस बात पर। मैं तो शहर क्षेत्र में नहीं रहा, मैं तो ग्रामीण क्षेत्र का हूँ, बहेड़ी विधानसभा का। और जिस विधानसभा में मैं आज से 3 साल पहले एक अधिकारी की पोस्ट छोड़ के आया हूँ, वहां पे अगर आप सर्वे करके देख लिए, पूरे ग्रामीण, पूरे बरेली के अंदर बहुजन समाज पार्टी की खाली जीत नहीं, लहर चल रही है, और बहुत वोटों से जीत रही थी। चलिए, सभी के अपने अपने लहर के दावे हैं। मैं जनता के पास अब जाना चाहूंगा। जी साहब, पूछिए सवाल। मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय से है। पिछले 2 साल से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। 73 सांसद उत्तर प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी को दिए। विकास के नाम पर या कोई भी योजना धरातल पर 2 साल के अंदर लाए हो तो वो बता दें। बताइए साहब। भारतीय जनता पार्टी ने अभी जो भी योजनाएं, हमारे जिन सज्जन ने सवाल किया है उनको मालूम नहीं है। कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जिसके लिए योजना नहीं लाई गई। आप बताइए, 70 साल में उन किसानों के लिए, उन गरीबों के लिए कभी किसी ने ये सोचा कि उसका बीमा होना चाहिए? पूरी दुनिया में बीमा की व्यवस्था है, और 2 लाख सिर्फ 12 रुपए में, सिर्फ 12 रुपए में बीमा किया गया। चलिए, 12 रुपए में बीमा आप योजनाएं गिनाने लगेंगे तो मेरा कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। आप कुछ पूछना चाहेंगे? एक रुक जाइए, सवाल ले लीजिए। सवाल हो गया। मैं सप्लीमेंट कर सकता हूं, ऐड कर सकता हूं। जहां तक बीजेपी के थे, मैं वैसे आईसीआर का रिटायर्ड साइंटिस्ट हूं, आईवीआरआई में रहता हूं। मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मोदी जी ने 2 वर्षों में क्या किया ये जग जाहिर है। हर पेपर बता रहा, हर लोग जान रहे। नंबर 1, सुनिए सवाल पूछ लीजिए। और हमारा सवाल सिर्फ भारतीय कांग्रेस पार्टी, नेता की जवान की बात नहीं हो रही है। अच्छा, सवाल पूछ लीजिए, सवाल पूछ लीजिए। कांग्रेस से सवाल पूछना चाहते हैं? रुक जाइए। कांग्रेस से सवाल, नारेबाजी मत कीजिए भैया, नारेबाजी मत कीजिए। हाँ, चलिए सवाल सुन लीजिए इनका। भारतीय कांग्रेस पार्टी से, वो राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन वो राष्ट्रीय पार्टी होते हुए अपने से छोटे पार्टी सपा से क्यों गठबंधन के लिए उत्सुक? चारू जी, बहुत अच्छा सवाल है। आपकी तो राष्ट्रीय पार्टी है, आप एक क्षेत्रीय पार्टी से क्यों? राजनीति में राष्ट्रीय पार्टी होने के साथ साथ ये कोई बात नहीं होती कि छोटी पार्टी है या बड़ी पार्टी है, लेकिन जहां पर भी देश हित की बात आती है, राजहित की बात आती है और जनता के हित की बात आती है, वहां अगर हम किसी का, अपने से छोटी या अपने से बड़ी पार्टी का सहयोग लेते हैं तो इसमें कोई बात नहीं, चलिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। सवाल। जब मोदी जी आए थे तो उन्होंने कहा था कि 1 साल में हम 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। आज 2.5 साल हो गए, 5 करोड़ लोगों को रोजगार तो दिया नहीं, और बल्कि उल्टा और रोजगार उन्होंने ले लिया। चलिए, जवाब देना चाहेंगे? रोजगार के मामले में केंद्र सरकार के जो कदम हैं वो बहुत प्रभावी हैं। जो हमारे मित्र सवाल पूछ रहे हैं वो जानते नहीं हैं कि देश में युवाओं के लिए चलिए, इनका वही जवाब है। रोजगार की व्यवस्था की जा रही है। ठीक है, सवाल सुनिए। मेरा सवाल कांग्रेस से है कि 2014 में जब कांग्रेस 44 सीटों पर रह गई तो इनके बहुत वरिष्ठ नेता ईमानदार ए.के. एंटनी साहब के हेडशिप में कमेटी बनी।
उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन की कि आपकी पार्टी एक वर्ग विशेष की पार्टी हो गई, तो मेरा सवाल है कि वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुई अभी तक? बोलिए। वर्ग विशेष से जो आप कहना चाह रहे हैं, नहीं, चलिए, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस की हैं, वो सजेशंस नीचे दिए हैं, उसी के संदर्भ में आदरणीय राहुल गांधी जी केदारनाथ जी और तमाम मंदिरों में दर्शन करके आए। मैं पूछ रहा हूं कि उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया गया आज तक? जवाब देना चाहें तो दीजिए, नहीं तो नहीं देना चाहें तो बोल दीजिए कि आपको जवाब नहीं देना। कोई बात नहीं। देखिए, आप जो लोग सब लोग कह रहे हैं जाति वर्ग की बात, आप ये बताइए कि बाबा भीमराव अम्बेडकर को कौन लाया? बाबू जगजीवन राम किसी पार्टी में थे? हम ये सेकुलर पार्टी है। जब जब इस देश में सेकुलर कमजोर होता है, आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं? मैं महानगर कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूँ। सेकुलरिज्म कमजोर होता है तो ये देश कमजोर होता है। चारू जी के बदले जवाब दे रहे हैं आप जी। सवाल, मोदी जी ने नोटबंदी से क्या हासिल किया है? मैं श्याम जी से पूछना चाहता हूं कि मोदी जी ने नोटबंदी से क्या हासिल किया है? ठीक है, पूछेंगे, ये सवाल पूछेंगे, ये सवाल जरूर पूछेंगे आपका। एक मिनट, आता हूँ। ये बताइए कि बच्चों की छात्रवृत्ति का बजट तो मोदी जी ने कम कर दिया, योगा का बजट बढ़ा दिया, ये कौन सी नीति है? सवाल याद रखिएगा साहब, आप पे बहुत सवाल है। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी से पूछना चाहता हूं, मोदी जी तो रहे अलग, आपकी पार्टी ने जब से बनी है अब तक देश को कौन सा अधिकार दिया? मैं एक बात बीजेपी के प्रवक्ता जी से कहना चाहता हूं, लोकल की बात करना चाहता हूं। बरेली के अंदर संतोष गंगवार जी ने, हमारे माननीय, पूरी बरेली को बर्बाद कर दिया कि 30 साल हो गए उन्हें, क्या करा? ये जवाब दें इस चीज का। जवाब दे दीजिए आप। मैं आऊंगा इसके बाद, आप जवाब के बाद आप ही के पास आऊंगा। मैं आऊंगा। पहले मैं बताना चाहता हूं, सुन लीजिए, अब जवाब सुन लीजिए, आऊंगा, पीछे भी आऊंगा। नोटबंदी इस देश के लिए बहुत ही कारगर है और पूरे देश में कहीं भी एक आवाज नहीं आई कि नोटबंदी खराब है। नोटबंदी ने आपके इस देश का, आपके जवाब से जनता देश संतुष्ट को नहीं है। ठीक करने का काम किया है। ये पूछ, सवाल पूछिए, सवाल पूछिए। संतोष जी को आप बता रहे हैं उनके समय में बहुत काम हुए मित्र। सवाल सुन लीजिए भैया, सवाल सुन लीजिए। बैठ जाइए। सवाल सुन। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी से एक सवाल पूछना चाहूंगा, बल्कि सवाल नहीं, मेरे शर्मा जी के पास में 2000 का नोट पड़ा हुआ है, क्या आप वो खुला हुआ भी दे सकते हैं? मैं इनसे ये सवाल पूछूंगा। मेरा एक सवाल आपसे है, आपकी उम्र क्या है? अगर एक मिनट, आप पब्लिक का छोड़िए, अगर 2000 का नोट आप अभी दे दें तो उसका तमाचे का जवाब सीधा आपके मुख्यमंत्री उन पर जाएगा, क्योंकि उन्होंने ये कहा था, एक मिनट, उन्होंने कहा था कि मुझे गंगा मैया ने बुलाया। ये कहते हुए नहीं थकते थे, वो कहते थे मुझे गंगा मैया ने बुलाया, ये कहते हुए नहीं अघाते थे। मैं ये, और वो आज वो प्रधानमंत्री अगर बने हैं और वो गंगा मैया कोस रही हैं कि गंगा मैया परेशान है, गंगा मैया परेशान है मोदी के नाम पर। गंगा मैया तो कोस रही है समाजवादी पार्टी को। अच्छा, क्या उम्र क्या है आपकी? मेरा सवाल है आपसे ये। मैं 44 ईयर्स ओल्ड हूँ और अधिवक्ता सभा का मैं पूर्व जिलाध्यक्ष प्रमोद यादव। चलिए, प्रमोद यादव जी देखने में छोटे हैं लेकिन सवाल बहुत बड़ा किया उन्होंने। 2000 का नोट इनके पास है, खुले दे सकते हैं क्या? हम तो चेक खुले दे सकते हैं क्या? अरे नहीं, खुले दे सकते हैं क्या? खुले दे सकते हैं? ऐसा है, मैं तो दे दीजिए ना, दे दीजिए। लाइए 2000 का नोट, सुनिए, लाइए 2000 का नोट। मैं इन्हें अभी चेक खुले हैं, मैं 2000 का नोट ला देता हूँ, खुले दे दीजिए। चेक बुक लेके चलता हूँ, अभी इन्हें चेक दे सकता हूँ। अच्छा, वो कह रहे हैं कि चेक दे सकता हूँ। चलिए ठीक है, इनके पास 2000 के खुले नहीं है, खुले नहीं है। हाँ, एक मिनट। हाँ, चलिए लाइए। अबे मेरा हो गया, ये 2000 के खुले दे दीजिए। ये कैसे खुले दे दीजिए। ये 2000 के नोट की जहाँ तक बात है, देखिए मैं यहाँ नोट लेके नहीं आया, मैं पर्स लेके नहीं चलता हूँ। ये कह रहे हैं मैं बटुआ लेके नहीं चलता। मैं पर्स, चलिए बैठ जाइए। हाँ, मैं बैठ जाइए, तभी आप आऊंगा, बैठेंगे तभी आप आऊंगा। हाँ, ये ठीक नहीं है। मैं एक समाज सेवी पंडित सुशील पाठक, चारों लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, एक से नहीं चारों से। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य पे बहुत खर्च करती है। पिछले साल ITI डाल के मैंने मालूम किया 80 स्कूल शिक्षक विहीन थे।
उस पर इन लोगों ने क्या काम किया, मैं समाज सेवी होकर उस पर काम कर रहा हूँ, इन लोगों ने राजनीतिक दलों ने क्या काम किया। मैं पूछूंगा, ले बैठ जाइए प्लीज, आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए तभी आप आऊंगा ना भाई साहब। अब देखिए सब खड़े हो जाएंगे तो कैसे आऊंगा, बैठ जाइए आप लोग, मैं आऊंगा, सबके पास आऊंगा, सबके पास आऊंगा। सवाल पूछिए। सर यहाँ पे चारों पार्टियां हैं, मैं सपा के उम्मीदवार भी हैं, मैं किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, मैं बस ये चाहता हूँ ये उत्तर प्रदेश में जब इनकी कोई भी सरकार आएगी किसी की भी, तो ये जो बीटेक कर रहे हैं लोग, लड़के जो एमबीए कर रहे हैं और वो गुड़गांव में और एनसीआर में जाके और दिल्ली में जाके, तो उनके लिए ये लोग उत्तर प्रदेश में क्या करेंगे। ठीक है, मैं पूछूंगा, जवाब दे सकते हैं समाजवादी पार्टी से। लोग उत्तर प्रदेश से बाहर रोजगार की तलाश में जा रहे हैं, आप ऐसा यहाँ क्यों नहीं कर देते कि लोग नोएडा ना जाएं, दिल्ली ना जाएं, गुड़गांव ना जाएं। सवाल आया, मैं इसका जवाब देती हूँ। पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश सरकार ने, माफ करिए भाई साहब, जितनी नौकरी दी है वो एक रिकॉर्ड है। हाँ। और मैं अपने साथी मित्र की बात करूं, भारतीय जनता पार्टी के साथी मित्र ने कहा था कि हम दूसरे के झगड़ों में नहीं पड़ते। अभी लोकसभा चुनाव में 73 सीट मुजफ्फरनगर से झगड़े से ही शुरुआत हुई थी। इनका काम ही लोगों के दिलों का बांटना है। मैं एक बात, विकास के मुद्दे पे बात नहीं होगी। दे दीजिए, जवाब दे दीजिए। जो प्रशासन नहीं चला सकते हैं, जो झगड़े को नहीं रोक सकते हैं, वो दूसरों के तरफ उंगली उठा रहे हैं। ये प्रदेश में सरकार आपकी है, आपको करना सवाल है। अर्धसैनिक ने, बल्कि एक सैनिक ने आरोप लगाया कि उनको खाने तक के लिए खाना नहीं मिल पा रहा है। क्या भाजपा सरकार इसके ऊपर क्या कर रही है, जो राष्ट्र की रक्षा करते हैं? जवाब दे दिया, जांच चल रही है भैया, जांच चल रही है, बोल दिया। मैं पीछे भाई साहब, मैं कहना चाहता हूं, जो भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हम दलितों का साथ देते हैं, दलितों गाय हत्या के नाम पे दलितों के ऊपर तमाम गुजरात के अंदर आंदोलन किए जाते हैं, तमाम उनके ऊपर हत्याएं की जाती हैं। ये कहाँ का भारतीय जनता पार्टी का दलित प्रेम है? कौन सी ऐसी योजना है जो दलितों के काम आई, और कितने लोग ऐसे जो भारतीय जनता पार्टी ने दलितों को मंत्री बनाया? बोलिए साहब, श्याम बिहारी जी। मैं आ रहा भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद पहली बार दलितों को लग रहा है कि 70 साल में उनके लिए काम किया जा रहा है, वरना 70 साल में कोई काम नहीं किया गया। कांग्रेस की सरकार ने और देश की सरकारों ने कोई काम किया ही नहीं मित्रों। ठीक है, ठीक है, सवाल आपका। मेरा सवाल समाजवादी पार्टी के नेताजी से है। अभी आप लोग भी आज बरेली में आए हैं, और जब आप लोग बरेली में आए हैं, पूरा शहर आपने चारों तरफ से देखा होगा, हर तरफ कूड़े का ढेर है, और 5 साल से जो यहाँ प्लांट है वो बंद है। मेरा दूसरा सवाल, अभी हमारे एक मित्र गंगा मैया की बात कर रहे थे, इस पूरे बरेली जिले का कूड़ा रामगंगा के किनारे गांव है, वहां बहुत सस्ते जमीन इन लोगों ने ली है, वहां पड़ेगा। तो हम गंगा को प्रदूषण बचाने की बात कर रहे हैं या प्रदूषण बढ़ाने की बात कर रहे हैं? पूरे 5 साल में आज तक भी प्लांट चालू नहीं हो पाया। आपका सवाल समाजवादी पार्टी से है, जवाब दें। मैं आ रहा हूं, मैं जवाब तो ले लूं। सॉलिड वेस्ट का जो मैटर है वो माननीय न्यायालय में लंबित है। समाजवादी पार्टी की तरफ से उसकी पैरवी जारी है, और मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं। बरेली में एक सिंथेटिक फैक्ट्री थी, रबर फैक्ट्री, जो बरेली की शान थी, उसमें हजारों हजार लोग, कम से कम बरेली में 1000 लोगों ने सुसाइड किया है, और भारतीय जनता पार्टी के 7 बार सांसद बरेली से रहे हैं। ठीक है, लगातार यहाँ मैं ले रहा हूँ, विधायक रहे हैं। और सवाल सुन लीजिए, एक बात मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूँ, मेरा सिर्फ यही सवाल है। अभी आपने एक बात कही थी कि बरेली में लस्सी की दुकान पे चर्चा हो रही थी कि भाई बीएसपी कोई सीटें नहीं आएंगी। सिर्फ मैं एक बात बरेली वासियों से कहना चाह रहा हूं, सपा, कांग्रेस, भाजपा, किसी ने अपनी प्रत्याशी घोषित नहीं करेंगे। एक बसपा ही पार्टी एक ऐसी है जिनने अपने सब प्रत्याशी घोषित कर दिए। एक सेकंड, ये बरेली तो बरेली, उत्तर प्रदेश में 401 सीटें सिर्फ बसपा ने घोषित की है और किसी ने नहीं करी। चलिए तालियां बजा सकते हैं इस पर। सवाल पूछिए। मेरा सवाल है बीजेपी वालों से। मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि इस बार भी यूपी के चुनाव हिंदू मुस्लिम को लड़वाने के हिसाब से करेंगे या कौमी एकता को जैसे मिसाल कायम करेंगे शहर में? बहुत अच्छा सवाल है श्याम बिहारी जी। सांप्रदायिक पार्टी कहकर के तमाम विपक्ष आप पर आरोप लगाता है, ये सवाल इनने पूछा है, सुनना नहीं, मुझे लगता है इसका जवाब आपको देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के चुनाव में विश्वास नहीं करती है कि पैसे लेके टिकट दे और झगड़े कराए। इस तरीके का काम भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी किसी झगड़े को नहीं कराती है। भारतीय जनता पार्टी झगड़ा नहीं कराती है और ना उससे कोई फायदा लेती है। काम करके और उसके बाद सरकारें बनी हैं, और कईयों साल तक लगातार 5 साल की सरकार कहीं नहीं है, उससे ज्यादा की राज्यों में सरकार है और विकास हुआ है। महिला से सवाल पूछिए आपके पास।
मैं यहाँ सभी हमारे पार्टी के प्रतिनिधि खड़े हैं और मैं सभी से ये प्रश्न करना चाहती हूँ। बात जब भी चुनाव की होती है, सारी पार्टियां अपने प्रत्याशी घोषित करते हैं और जब प्रत्याशी घोषित करते हैं तो एक प्रोटोकॉल निकल के आया है कि कोई जातिगत बात नहीं करेगा, धर्म की बात नहीं करेगा। हमारे बीच भाजपा के दलित का कई बार उच्चारण कर चुके, और जब टिकट के बंटवारे होते हैं तो सभी पार्टियां जातिगत आंकड़े का आकलन क्यों करती हैं? क्यों नहीं ऐसे विधानसभा पे ऐसे किसी व्यक्ति को टिकट देती जो उस जात से बहुत ज्यादा बिलोंग नहीं करता? ये जातिगत समीकरण बैठाने का कार्य भी तो यही लोग करते हैं। मुझे लगता है कि ये इसका जवाब आप जवाब देना चाहेंगे। मैं जवाब दे रहा हूँ। हाँ। भारतीय जनता पार्टी मेरे जैसे आदमी को टिकट देती है जिसके क्षेत्र में 500 वोट नहीं है, और ये कुछ भी बात नहीं। ठीक है, सवाल ले लेते। मैं अच्छा बैठ जाइए भाई साहब बैठ जाइए इधर। मैं सर महेश कनौजिया, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल बरेली से भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं। यहाँ हमारे भारत सरकार में वित्त मंत्री माननीय संतोष गंगवार जी यहाँ पिछले 7 बार चुनाव जीत चुके हैं। यहीं जिस विधानसभा में समय प्रोग्राम हो रहा है, यहाँ से माननीय राजेश जी पिछले 6 चुनाव जीत चुके हैं। मैं केवल एक जानकारी लेना चाहता हूँ। 31 दिसंबर 2016 को नोटबंदी हुई और 2 जनवरी को लखनऊ में 2 जनवरी 17 को जो लखनऊ में रैली हुई थी, उसमें 20 लाख लोग बताए गए थे। भारतीय सवाल पूछ लीजिए। उसमें 100 करोड़ का जो खर्चा है वो किस खाते से पेमेंट किया गया? ठीक है, पूछेंगे। मैं बीजेपी प्रवक्ता से ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ के क्षेत्र के विधायक राजेश अग्रवाल जी के सामने, घर के सामने जो गड्ढे हैं वो अपने गड्ढे नहीं भर पा रहे हैं, तो और क्षेत्र का विकास कैसे करेंगे? चलिए पूछो। मैं एक कलाकार हूं और मैं पूछना चाहता हूं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कलाकार तबके के लिए सब कुछ किया, माननीय मोदी जी ने कलाकारों के लिए क्या किया? क्या कलाकार इंसान नहीं होता है? क्या कलाकार को रोजगार नहीं चाहिए? बताइए, जवाब दीजिए साहब। विकास की बात आई, सड़कों में गड्ढे हैं, जब आप गड्ढे नहीं भर पा रहे, पार्टी में गड्ढे, सड़कों में गड्ढे, कैसे होगा? मुस्कान साहब, एक तो आपने मेरा पूरा सवाल उस समय पूरा नहीं होने दिया। सवाल आपको नहीं, आपको तो जवाब देना है। दिक्कत एक है, आपको तो जवाब देना है। सवाल तो यहाँ जनता पूछेगी। कि जनता की तरफ से सवाल सब भाजपा के ऊपर आ रहे हैं। अब भी आपने उनका पूरा सवाल नहीं सुना। उन्होंने कहा कि जो यहाँ के विधायक हैं उनके घर के सामने के गड्ढे कब भरेंगे? वो सिटिंग विधायक भाजपा के हैं और पहली बार नहीं है, वो 6ठी बार है। MP उनके 7 बार। बरेली को कहा जाता था नाथ नगरी, कहा जाता है। बरेली को कहा जाता था आला हजरत की नगरी। बरेली बना दी थी भारतीय जनता पार्टी ने जाम नगरी। और अखिलेश जी बोलिए, हमारी सरकार ने एक भी विधायक ना जीतने के बाद बरेली में हम लोगों ने जो चुनाव में वायदे किए थे, एक एक वायदा पूरा किया है और बरेली का चहुमुखी विकास किया है। विधायक साहब क्या कर रहे हैं? विधायक साहब क्या कर रहे हैं? गड्ढा भरने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार का था। प्रदेश में सरकार आपकी है, गड्ढे हम भरेंगे। गड्ढे की भरने की जिम्मेदारी आपकी थी, आप गड्ढे बना रहे हैं। आपने पूरे प्रदेश को गड्ढा बना के रख दिया। जब देश का विभाजन हुआ, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, अरे लेकिन अपराध का ग्राफ बढ़ा है। 2010 के मुकाबले 2014 में ज्यादा घटनाएं हुई अपराध की। मुजफ्फरनगर में मजहबी फसाद, समाजवादी पार्टी उसके लिए जिम्मेदार है। भाईचारा था मुस्लिम और आप सुन नहीं रहे मेरी बात। जो अपराध का ग्राफ बढ़ा है उसके लिए तो समाजवादी पार्टी जिम्मेदार है। 2010 के मुकाबले 2014 में दुगना हो गया है ग्राफ। वो हम लोगों पे अपराध का ग्राफ ही लगाते हैं। आप अपने प्रदेशों को देखिए और यूपी की आप जनसंख्या को देखिएगा। और अगर हम लोग अपराध पे कंट्रोल ना करते होते तो 100 डायल नहीं लेके आते। ठीक है, तो ठीक है, नहीं लेके आते। कुल मिलाकर यही कहूंगा कि सबके अपने अपने वादे हैं, सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन जनता सब जानती है कौन उसके हित की बात कर रहा है। न केवल बात कर रहा है बल्कि उसका हित भी करेगा। वोटिंग वाले दिन मतदान जरूर कीजिएगा। आज मेरा सफर बरेली में सिर्फ इतना ही, लेकिन कल मेरठ में मुलाकात होगी। चुनावी दंगल कल 8 बजे लाइव मेरठ से देखना मत भूलिएगा। आज बरेली से इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का भी और बरेली की जनता का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।